नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आज इस पर से पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर औपचारिक तौर पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी आज गवर्नर हाउस जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको जानकारी दे दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 17वीं विधानसभा को कल भंग कर दिया और उसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। तो अभी तक देखिए, हमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं कि शुभेंदु अधिकारी सीएम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वो चेहरा है जो लगातार ममता बनर्जी के सामने डटकर खड़ा रहा। वो चेहरा है जिन्होंने न सिर्फ नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया, बल्कि इस चुनाव में जिसने भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हराया, वो शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु ही बंगाल के नए अधिकारी होंगे और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, उसके कुछ और कारण मैं आपके सामने रखती हूं। दरअसल शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जिन्होंने दो बार टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया। 2021 में नंदीग्राम में हराया और इस बार ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में जाकर अच्छे मार्जिन से दीदी को मात दी और इसके बाद शुभेंदु की दावेदारी मजबूत हो गई। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की जीत के आर्किटेक्ट भी हैं, जिन्होंने बीजेपी का आंकड़ा 207 तक पहुंचा दिया। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक अनुभव है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद है। अमित शाह के ही कहने पर नंदीग्राम के बाद उन्होंने भवानीपुर में भी चुनाव लड़ने का मन बनाया और जब दीदी को हरा दिया तो इसके बाद कोई क्वेश्चन मार्क रह नहीं जाता है। अब और कौन कौन होगा कैबिनेट में, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सारी बातें उसके बाद होगी। लेकिन पहला सवाल तो यही, अजीत द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब रीजन की चाहे बात कर लें, चाहे चेहरे की बात कर लें, चाहे ममता बनर्जी को हराया इसकी बात कर लें, 207 की डिजिट पर लेकर आए इसकी बात कर लें, तो इन सारे खाचों में शुभेंदु अधिकारी के अलावा और कोई नाम दिखाई देता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अधिकारी सबसे स्वाभाविक पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए। और ये हम इसलिए कह रहे हैं, जो आपने कारण बताए वो तो सब आपने बता दिए कि 2 बार हराया ममता बनर्जी को। ये भी एक इतिहास है कि एक मुख्यमंत्री लगातार 2 बार हारे। इतना पॉपुलर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में, जब उनकी पार्टी इतनी बड़ी जीत ले तभी वो हार जाए, तो इसका मतलब जब 215 बीजेपी मतलब ममता बनर्जी की पार्टी जीती और ममता बनर्जी हारी, इसका मतलब उस वेव से बड़ी ताकत शुभेंदु अधिकारी की थी जो उन्होंने नंदीग्राम में हराया ममता बनर्जी को। तो नेता बहुत बड़े हैं और वो आपने बता दिया। बीजेपी की राजनीति को अगर आप समझिए थोड़े दिन की, लोग हमेशा कहते हैं कि बीजेपी बड़ी चौंकाने वाली राजनीति करती है, ऐसे लोगों को बना देती है जिनका कहीं नाम नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे राज्य हैं। जब हम लोग बिहार की भी बात कर रहे थे तो सम्राट चौधरी पर हम लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि उनको नेता के तौर पर बीजेपी ने तैयार किया था। तो जब आप किसी को नेता के तौर पर तैयार करते हैं और वो आपको रिजल्ट देता है तो फिर बीजेपी उसको नहीं मना करती, नहीं रोकती है। और कई बार ऑब्वियस चॉइस जिनका नाम आता था वो बने। वो ऑब्वियस चॉइस हम लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा 2021 में, योगी आदित्यनाथ को देखा 2022 में, देवेंद्र फडणवीस को देखा 2024 में। ऑब्वियस चॉइस है। सम्राट चौधरी को देखा अभी 2026 में, हम लोग वही हेमंत 2021 में हमने कहा। तो ये सब ऑब्वियस चॉइस थे। पार्टी ने एक नेता के तौर पर इन लोगों को आगे किया था और फिर जब मौका आया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी को पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के एक नेता के तौर पर आगे किया। एक जो तलाश थी भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसे चेहरे की जो ममता बनर्जी को चैलेंज करे, उनको हराए, वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी में मिला और उनको आगे बढ़ाया गया। एक बात और आप समझिए, लोग मुख्यमंत्री का पद होता है, कई बार आप कॉम्प्रोमाइज में बनाते हैं, किसी को कॉम्प्रोमाइज के तहत बनाना होता है। नेता प्रतिपक्ष कॉम्प्रोमाइज में नहीं बनता है। नेता प्रतिपक्ष जिसको आप अपने आइडियोलॉजी के नजदीक माने, अपने संगठन के लिए अच्छा माने, उसको बनाते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे शुभेंदु अधिकारी और 5 साल वो लड़ते रहे ममता बनर्जी के साथ, सड़क पर भी, विधानसभा के अंदर भी। आइडियोलॉजी का बैटल हो, इलेक्टोरल बैटल हो, पॉलिटिकल बैटल हो, हर लड़ाई में वो आगे रहे और वो पसंद है सब आदमी को, सभी बड़े नेताओं को। मैं इसमें एक रीजन वाला एंगल भी जोड़ देती हूँ। जब आप क्षेत्र की भी बात करते हैं अमिताभ जी, और पूरे जब पश्चिम बंगाल का हम लगातार एनालिसिस करते रहे तो हम इसे क्षेत्र के आधार पर भी बांटते रहे। एक तरफ नंदीग्राम में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और एक तरफ भवानीपुर में भी। भवानीपुर हिस्सा हो गया आपके कोलकाता रीजन का, और ये नंदीग्राम से जहां इन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों अलग अलग रीजन है। खबर यह भी है कि भवानीपुर सीट वो रिटेन करेंगे, तो इसका मतलब तो तय है कि भाई एक शहरी इलाके से एक आपका मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ, तो यहां से एक रीजन भी कंफर्म हो जाता है।
देखिए, एक तो पहले जायंट किलर है। अगर 2 बार उन्होंने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया है, पिछली बार भाजपा की सरकार नहीं बनी थी और इस बार प्रचंड जीत है, तो एलओपी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और वहां पर जिस तरह का माहौल है अभी, एक जो सीएम जो चाहिए वो थोड़ा अग्रेसिव सीएम, स्ट्रीट फाइटर टाइप पर्सनालिटी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वहां पर अभी एग्रेसिव और स्ट्रीट फाइटर, क्योंकि वहां पर अभी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, हमने देखे हैं। पोरस बॉर्डर का इशू है जिसको भी सॉल्व करना है, बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं। अब अगर रीजन्स की बात करें तो ये दोनों जगह से जीते हैं, जैसा आपने कहा। तो अब ये प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन से भी जीते हैं जहां पर 108 सीटें हैं, और ये मेदिनीपुर से भी जीते हैं जहां पर 56 सीटें हैं। 164 सीटें 294 में से इन दोनों जोन्स में से आती हैं, तो दोनों ही जोन से हैं। दिलीप घोष जी मेदिनीपुर से हैं, इफ मतलब अगर पूरी बात अगर करें तो रीजन में समीक भट्टाचार्य जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंसी से हैं। सुकांता मजुमदार जो पहले प्रेसिडेंट से, वो नॉर्थ बंगाल से आते हैं। जो अंगमित्रा पॉल जी की बात चल रही है वो आसनसोल से हैं, तो वो आपको वर्धमान जोन से आती हैं। इलाका हो गया मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, मतलब पूर्व वर्धमान में, पश्चिम वर्धमान शायद ना, पश्चिम वर्धमान में आता है शायद, बट मुझे भी लगता है कि शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन वाइज वर्धमान में ही पड़ता है। तो पांचों जोन के ही 5 बड़े बड़े कदावर लीडर हैं, और अभी देखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है। पवन नारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन पर बात केवल मुख्यमंत्री की नहीं, उप मुख्यमंत्री की भी हम करेंगे, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है वहां पर उन्होंने एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री का एक समीकरण बैठाया है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में भी ये बात चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नाम तय है तो फिर उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो 2 नाम कौन से होंगे। लेकिन पहले पवन, जरा आज की आप हलचल बता दें, कितने बजे मीटिंग होने जा रही है, वहां पर क्या चर्चाएं चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी के बाद और किन के नामों पर बात हो रही है? देखिए मीनाक्षी, आज का दिन आप समझिए कि सत्ता की फॉर्मेशन का दिन है। अमित शाह आज गृह मंत्री के तौर पर नहीं, पर्यवेक्षक के तौर में कोलकाता पे होंगे। 12 बजे से वो सीनियर बंगाल लीडर्स के साथ बैठक करेंगे, और लगभग 3 बजे के बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता का नाम होगा। शुभेंदु अधिकारी एकदम फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन पर निगाहें हैं। हालांकि अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं होगा तो वो इतना सरप्राइज होगा कि नाम गैस करना मुश्किल है। अगर मिनिस्ट्रियल बर्थ की आप लंबी चौड़ी चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी पत्रकार को कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी एनालिस्ट को कोई कंफ्यूजन नहीं, और किसी एंकर को भी कोई कंफ्यूजन नहीं। नाम तो शुभेंदु अधिकारी ही है, लेकिन जब हम उसके बाद की पूरी कैबिनेट की तस्वीर देखते हैं तो क्या उसमें दिलीप घोष होंगे, क्या उसमें अग्निमित्रा पॉल होंगी, क्या उसमें कलिता माझी जैसे चेहरे भी होंगे, रत्ना देवनाथ जैसे चेहरे भी होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अगर आप बात करेंगे तो दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य 2 ऐसे चेहरे हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, और उन्होंने बीजेपी को यहां खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। 2016 में बीजेपी जब 3 सीटें जीती थी तो 1 सीट दिलीप घोष ने जीती थी उनमें से। तो कुल मिलाकर रत्ना देवनाथ जो आरजीकर की बेटी थी, उसकी मां है, उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस बात की जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा यहाँ उत्तरपाड़ा से एनएसजी, एक्स एनएसजी कमांडो हैं, उनकी एक भूमिका हो सकती है। मानिक तल्ला से एक विधायक हैं, उनकी एक भूमिका है। अग्निमित्रा पॉल को डिप्टी सीएम के तौर पर यहां हमें सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। हालांकि ये सब आकलन है यहां की सुगबुगाहट के आधार पर, लेकिन आज शाम तक किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम, इस बात की जानकारी हमें मिल रही है, और वो पूरा स्ट्रक्चर यहां आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। लगातार नजर बनाए रखें, और दोपहर 3 बजे का वक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जब ये पूरी बैठक शुरू होगी, और आज दिन भर आपसे हम वहां से इनपुट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका। अभी शुभेंदु अधिकारी तो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय है, लेकिन बीजेपी का ट्रेंड एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने का रहा है। ऐसे बंगाल में 2 डिप्टी सीएम कौन हो सकते हैं? क्या एक महिला उप मुख्यमंत्री होंगी? क्योंकि बंगाल में इस बार आधी आबादी ने बीजेपी को जमकर आशीर्वाद दिया। बीजेपी ने 34 महिलाओं को टिकट दिया था, इसमें 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची, यानी कि स्ट्राइक रेट 68% का रहा।
बीजेपी कोटे से जो 23 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, उनमें पहला नाम अग्निमित्रा पॉल का है जो आसनसोल दक्षिण से जीती हैं, और दूसरा नाम रूपा गांगुली का है, वो सोनारपुर साउथ से मुकाबला जीती। तीसरा नाम रत्ना देवनाथ का है जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे, जो पानीहाटी सीट से चुनाव जीत कर आई हैं और 28,000 के मार्जिन से वो चुनाव जीत कर आई हैं। आरजी का रेपकांड विक्टिम की मां भी हैं। औसग्राम से कलिता माझी की बात करें, वो भी जीतकर विधानसभा पहुंची है। रेखा पात्रा की बात करें, पूर्णिमा चक्रवर्ती, तापसी मंडल, चंद्रा बावरी, नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो दो चेहरे इस वक्त हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल का है और रूपा गांगुली का। मैं पहले बात अग्निमित्रा पॉल की कर लेती हूँ। अजीत जी, अगर बीजेपी की तमाम महिला नेत्रियों में आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा मुखर थी, सबसे ज्यादा एग्रेसिव थी, जो रीजनल इश्यूज पे बात कर रही थी, ऐसे नहीं कि ऊपरी तौर पर बात कर ली, बहुत ही रीजनल इश्यूज पे, महिला सेंट्रिक विषय पर, आर्जिकर रेपकांड के बाद भी जिस तरीके का एक माहौल तैयार करने का मौका था, तो उसमें भी सबसे ज्यादा आगे अगर कोई चेहरा था तो वो यही थी। हाँ बिल्कुल, अग्निमित्रा पॉल ने लड़ाई लड़ी और उनका एक जो उससे अलग, जो जिसकी बात हम लोग लगातार कर रहे थे कि धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से अलग राज्य से जुड़े जो मामले, जैसे पलायन का मुद्दा जो उठाया उन्होंने कि 40 लाख 50 लाख बंगाल के युवा बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, इसको लेकर के वो स्ट्रीट पर इस बात को लेकर के बहुत मुकर रही, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, रोजगार कम हो रहे हैं, ये जो रियल इश्यूज थे, इन इश्यूज को उठा करके भी वो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और एक फायर ब्रांड तरीका होता है जो लड़ने का, एक जो जैसे कांग्रेस में हम लोग, जब ममता बनर्जी जब कांग्रेस में थी तब से आप देखिए, या दीपा दास मुंशी को देखिए, या अभी हम लोग श्यामपुकुर से इस बार तो हार गई शशि पांजा, उनको देखिए, तो इस तरह के नेताओं में अग्निमित्र पॉल को रख सकते हैं कि वो इस तरह की लड़ाई लड़ती थी। आप बीजेपी के इस स्कीम को समझिए, जिस स्कीम से वो डिप्टी सीएम चुनती है, वहां अभी सिर्फ रीजन नहीं चलता है, वहां कास्ट का ध्यान रखना होगा कि किस कास्ट का मुख्यमंत्री होगा, उससे इतर कास्ट के लोगों को एडजस्ट करने के लिए दो मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देखिए राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया तो उस साथ में एक दलित उप मुख्यमंत्री भी बनाया, एक फिर दलित खोजते हैं, फिर महिला खोजते हैं, जहां जहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, वहां एक ब्राह्मण को भी बनाया। तो ये जो बैलेंस करना होता है कास्ट का इक्वेशन, जहां पिछड़ा बनाया वहां एक अगड़ा भी बनाया मध्य प्रदेश में। तो अगर आप पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अगड़े और दलित को एडजस्ट करना है, अगड़ा बनाते हैं तो दलित और एक पिछड़े को एडजस्ट करना है। तो ये जो कास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये पॉलिटिकल कंपल्सन होता है हर पार्टी के साथ। सर, आप ये कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ पहला कंपल्शन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है ना। आज अखिलेश यादव भी, अगर अमिताभ जी बात कर रहे हैं कि आप महिला को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो अग्निमित्रा पॉल वो एक नाम हो सकता है। लेकिन अगर उनका नाम होता है तो मैं दिलीप घोष की बात करूं, दिलीप घोष भी तो इतने सीनियर लीडर हैं, क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी इक्वेशन शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या है वो भी हम जानते हैं। नहीं, देखिए, जैसे जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई कैबिनेट बनाया जाता है, या मान लेते हैं कि आप कल को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाती हैं, भगवान करे बन जाए, तो कैसे आप डिसाइड करेंगी, बताइए कि मुझे अपनी कैबिनेट तैयार करनी है? मैं रीजन का, कास्ट का और उसके साथ साथ मेरा इक्वेशन किसके साथ बेहतर है उसका भी ख्याल रखूंगी। इसका मतलब है कि अगर एक बहुत सेफ ऑप्शन होता है, सेफेस्ट ऑप्शन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है और जिन समाजों की जितनी आबादी है उतनों को मंत्री बना दिया जाए, करेक्ट? बट बीजेपी में कोई भी मुस्लिम समाज का मुख्य एमएलए जीत करके नहीं आया है, तो 27% ऑलमोस्ट जो पोजीशन है वो खाली हो गई। अब उसमें किसको भरें? दूसरा ऑप्शन है कि जिन समाजों ने हमें सपोर्ट किया है ज़्यादा, हम उसके प्रोपोर्शन में लोगों को मंत्री बनाएं। यानी अगर मटुआ समाज ने हमें सपोर्ट किया है, ओबीसीज ने किया है, और इस बार भद्रलोक ने भी किया है ज़्यादा संख्या में, हम उन समाज से लोगों को दें। दूसरी बात यह भी लॉजिकल है, क्योंकि जिस समाज का वोट ही नहीं मिला उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे दें, या फिर हमारे पास एमएलए ही नहीं है, मान लेते हैं बीजेपी के पास। तीसरा आ जाता है कि भाई क्षेत्र, जिस क्षेत्र की संख्या ज़्यादा है, जैसे प्रेसिडेंसी 108 सीटें हैं, सबसे भारी संख्या है प्रेसिडेंसी की। मालदा मुर्शिदाबाद 49 सीटें हैं, लेकिन वहाँ भाजपा का रिप्रेजेंटेशन कम होगा क्योंकि वो ज़्यादा माइनॉरिटी हैवी एरियाज़ हैं। तो या तो सांख्यिक आबादी के हिसाब से, लेकिन वो चलेगा नहीं बिकॉज उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, या तो जिस मात्रा में आपको सपोर्ट मिला है अलग अलग समाजों से,
या तो जिन क्षेत्रों से समाज मिला है, और उसमें जेंडर और कास्ट आ जाता है। आपने अभी जो समाज की बात की उसका डेटा मैं लेकर आई हूँ, वो डेटा दर्शकों के सामने रख देती हूँ। बंगाल में इस बार दलितों का आशीर्वाद बीजेपी को खूब मिला है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दलितों के लिए 68 सीटें रिजर्व हैं। इनमें से बीजेपी को 51 सीटों पर जीत मिली। टीएमसी 17 सीटें जीत पाई। मतलब ये कि टीएमसी से 3 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है। और दलित सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 75%। अब अगली बात एसटी सीटों की भी कर लें। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया। एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी को 100% का साथ मिला, क्योंकि बंगाल में आदिवासियों के लिए 16 सीट रिजर्व है। सभी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। टीएमसी 0 पर आउट हुई, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना रहा? वो 100% का रहा। ऐसे में बीजेपी पर आदिवासी कोटे से भी मंत्री या डिप्टी सीएम बनाने का दबाव होगा। तो ये दो बातें हैं, एससी सीट और एसटी सीट। आपने जिस संख्या की बात की, सीटें हैं, ठीक है। अब मटुआ समाज है। मटुआ समाज, जब भाजपा के वहां पे 3 एमएलए थे, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, मटुआ समाज भाजपा को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि वो एससी समाज में आ रहा है, जो आप 75% स्ट्राइक रेट बता रहे हैं। और जो टॉप 5 लीडर हैं, विडंबना ये है, सुकांत मजूमदार, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, अंगमित्रा पॉल, रूपा गांगुली को भी जोड़ लीजिए, और शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी टॉप पोस्ट पर हैं और बाकी लोग डेप्यूटी सीएम या मंत्री बनेंगे। उनमें से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ये अपर कास्ट हैवी ग्रुप है ना। तो वो भी एक चैलेंज है। जैसे एससी एसटी ने सपोर्ट किया है, ओबीसी ने सपोर्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए वहां पे रहने वाला है। सर, दो बातें, एक तो दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी का इक्वेशन, अजीत जी, कि क्या दिलीप घोष उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर बनते हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी? वो चेक एंड बैलेंस के लिए हमेशा एक व्यक्ति जो है, क्या वो पिंचिंग पोजीशन पर रहेगा? पहली बात तो ये। और दूसरा, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन कहां से लेकर आया जाएगा? देखिए, ये मतलब एकेडमिक बहस के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं ये सारी। अभी आप 3 स्टेट आप देखिए जो जहां बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, एक चौंकाने वाला मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। आप वो समीकरण देखिए, राजस्थान में कैसे बनाया, मध्य प्रदेश में कैसे बनाया, छत्तीसगढ़ में कैसे बनाया। मोहन यादव के साथ एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाया, राजेंद्र शुक्ला को एक पिछड़ा दलित एक मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह से आप एक अरुण साय बने और एक विजय शर्मा बने छत्तीसगढ़ में। तो ये जो बैलेंस करने का है, और कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा चेहरा ले आकर के ही बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि बड़े चेहरे को रोक दिया जाए कि एक बड़ा चेहरा हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो बाकी बड़े चेहरे इंतजार करें। भाई सुकांत मजूमदार वैसे भी, दिलीप घोष को इंतजार कराया जा सकता है। सुकांत मजूमदार तो केंद्र में वैसे भी मंत्री हैं, तो एक तो वो ऐसी आप इलिमिनेट कर दीजिए। आप ऐसे अगर उनको, समीक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष रहिए आप, तो समीक 2 तो ऐसे इलिमिनेट कर दीजिए। अब दिलीप घोष बचे, आप उनके लिए कोई और भूमिका सोच सकते हैं दिलीप घोष के लिए लंबे समय से, और अच्छे नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हीं के अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंची और 2 से लोकसभा में 18 पहुंची, वहीं प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका एक महत्व है, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे आप ये कर सकते हैं एडजस्ट, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का और जाति का बैलेंस बनाने के लिए कोई ऐसा एकदम उप मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसा चेहरा भी बीजेपी ले आ सकती है जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही। ऐसा चेहरा उप मुख्यमंत्री के लिए आप ले आ सकते हैं, उससे ज्यादा मैसेज आप दे पाएंगे। आप एक उत्तर बंगाल से एक चेहरा ले आना होगा, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी को आप ले आ रहे हैं तो ये पूरा दक्षिण का ही हिस्सा हो गया जहां से आप ले आ रहे हैं। वो बड़े नेता हैं मेदिनीपुर के, और इतने बड़े नेता हैं कि जब वो तृणमूल से अलग हुए थे तो ममता बनर्जी की नींद उड़ी थी कि कहीं वो अपनी अलग पार्टी न बना ले। उस समय प्रयास भी किया था उन्होंने ताम्रलिप्ता कांग्रेस नाम से कांग्रेस बनाने के लिए। पास ना, हाँ, लेकिन नेता तो मेदिनीपुर के हैं। जो मेदिनीपुर का इलाका है, जिस इलाके में उनका असर इतना बड़ा वर्चस्व है, उस इलाके में अधिकारी परिवार का, तो वो इधर से हैं। तो एक नॉर्थ बंगाल से एक ले लीजिए, हमको लग रहा है कि उधर से तो एक हो सकता है कि नॉर्थ बंगाल से ले तो दलित भी ले ले। कोच राजवंशी उस इलाके से बहुत जीते हुए हैं, तो कोच राजवंशी दलित आप ले लें। जहन में आता है? नहीं, नाम जहन में नहीं आ रहा है। नाम तो जहन में मथुआ समाज का हमारे जहन में नाम आ रहा है, लेकिन अब शांतनु ठाकुर की पत्नी को कैसे बनाएंगे? शोभा ठाकुर जीती हैं, लेकिन शांतनु ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, तो केंद्र में जो मंत्री हैं उनकी पत्नी को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे तो फिर एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाएगी। एक ही सांसद भी, और आप उत्तर बंगाल जो बीजेपी का गढ़ है उस इलाके में, और सबसे बड़ा जो दलित समाज है बंगाल में, वो कोच राजवंशी है। उसी से ले आए थे अनंत महाराज को, राज्यसभा भी भेजा गया था। तो अब कोच राजवंशी समाज से ले आते हैं तो एक उत्तर बंगाल का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, दलित का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से करके, और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन भी एक खोजना ही होगा पार्टी को अपना।
जरा जो नाम है एक बार पीसीआर डायरेक्टर वो सारे नाम चला दें जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अच्छा, जो पिछड़े समाज से भी या हम चाहे रत्ना देवनाथ की बात करें, कलिता माझी की बात करें, जी इन तमाम नामों में आपको लगता है इन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी? या रेखा पात्रा की बात कर लें, देखिए कैबिनेट में निश्चित रूप से जगह मिलेगी। और बीजेपी का ये जो कोई एक दिन का नहीं है कि आदिवासी साथ में आ गया। आदिवासी देखिए आप, संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का समर्थन किया वहां जाकर के। 7-8% संथाल आदिवासी है, इसके बावजूद हेमंत सोरेन कोई असर वहां नहीं डाल सके। आदिवासी सारी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई, जबकि वहीं बगल के राज्य झारखंड में एक भी आदिवासी सीट, लोकसभा में 5 में से एक भी बीजेपी को नहीं मिली और विधानसभा में 28 में से सिर्फ एक सीट बीजेपी को मिली थी। लेकिन 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए हैं, इसको ध्यान रखना चाहिए। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 2 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी आदिवासी पर काम कर रही है, करती रही है। एक लॉन्ग टर्म के उसके तहत उसको आदिवासियों ने वोट दिया है बीजेपी को। ठीक, ऐसा नहीं कि वन ऑफ। अच्छा, बंगाल में बीजेपी पहली बार चूंकि सरकार बना रही है और बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली है, ऐसे में बीजेपी को न सिर्फ जातीय समीकरण साधना होगा, क्षेत्रीय संतुलन भी बनाना होगा। बंगाल में इस बार ऐसे कई क्षेत्र है जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। जंगल महल और झारग्राम इलाके की बात करें तो बांकुरा में 12 सीटें जीती, 12 सीटें हैं और सभी की सभी बीजेपी ने जीत ली। पुरुलिया में 9 सीटें हैं, 9 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। पूर्वी मेदिनीपुर की 16 सीटें, सभी 16 पर बीजेपी ने कब्जा किया। इसी तरह नॉर्थ बंगाल की जलपाईगुड़ी में सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती। अलीपुरद्वार की 5 सीटें जहां पर कमल खिला, तो वहीं इंडस्ट्रियल बेल्ट के पश्चिमी बर्धमान में भी 9 सीटें भगवामय हो गई। ऐसे में बीजेपी पर तो इस बात का दबाव होगा ही कि शुभेंदु कैबिनेट में इन क्षेत्रों का भी ख्याल रखा जाए जहां से 100% स्ट्राइक रेट है। अमिताभ जी, ज़रूर, क्योंकि इसमें से तो बहुत सारे जिले जो आप बता रहे हैं एक्चुअली ये मतलब पूरे बंगाल में ही फैले हुए हैं, क्योंकि कुछ जिले इसमें मेदिनीपुर से आ रहे हैं, कुछ जिले नॉर्थ बंगाल से हैं, कुछ जिले बर्धमान से हैं और कुछ जिले जो हैं वो प्रेसिडेंसी से भी हैं, जंगल महल से भी। तो लार्जली क्योंकि बीजेपी 207 सीट इस बार जीती है, 207 सीटें जीती है, तो कितनी मेजॉरिटी हो गई? वो लगभग 3/4 मेजॉरिटी है, 2/3 से तो ऊपर ही है, 2/3 से तो ऊपर ही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिर्फ एक मालदा जोन जो है, जो मालदा वहां भी पिछली बार से काफी अच्छा किया। सोचा था आज आप दोनों के साथ मिलकर थोड़ा सा बीजेपी वाला काम हम लोग कर लें और यहाँ पूरे कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा वो थोड़ा सा समझ लें। तो एक मुख्यमंत्री के अलावा कोई उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी फिक्स नहीं हो पा रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है दिलीप घोष का चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं और जितने भी नाम हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी तक, उसमें से लार्जली 2 लोग तो अजीत भाई साहब सही कह रहे हैं कि भाई 2 लोग तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पोजीशन है। दिलीप घोष हो सकते क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं। और मैं कह रही हूँ अग्निमित्रा पॉल भी हो सकती हैं क्योंकि वो महिला है, सशक्त महिला समाज का प्रतिनिधित्व वो करती हैं।